ये पूरी ही कहानी शुरू होती है भोपाल के साकेत नगर से, जहां पर एक घर में वीरेंद्र कुमार, उनकी पत्नी इंद्रानी और उनका एक बेटा उद्यन रहा करते थे। इस टाइम वीरेंद्र कुमार भेल कंपनी में लगे हुए थे। उनकी पत्नी डेटा एनालिस्ट के रूप में काम कर रही थी और उद्यन अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। पति पत्नी दोनों ही अच्छी जॉब पर लगे हुए थे। काफी अच्छी इनकी सैलरी थी और प्रॉपर्टी की भी इन्हें कोई कमी नहीं थी। इन्हें काफी अच्छा खासा किराया भी आया करता था और घर में भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। बस दिक्कत इतनी सी थी कि उनका बेटा उद्यन इंट्रोवर्ट टाइप का था। उसे बाहर जाकर और किसी से बात करने में काफी ज्यादा शर्म आया करती थी और उसकी शर्म का मेन कारण ये भी था कि वो काफी ज्यादा सांवला था। वो और लोगों के बीच रहकर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं किया करता था और यही कारण था कि वो किसी के साथ दोस्ती भी नहीं कर पाता और बाय मिस्टेक अगर किसी के साथ उसकी दोस्ती हो भी जाती है तो उसके साथ लड़ाई करने में वो ज्यादा टाइम नहीं लगाया करता था, क्योंकि दोस्ती कर लेने के बाद भी उसके दिमाग में ये बात आया करती थी कि अगर उसके साथ उसके दोस्त थोड़ा सा भी मजाक कर लेते हैं उसके रंग को लेकर या फिर नॉर्मली वैसे भी, तो वो उनसे नाराज हो जाया करता था, उनसे लड़ाई वो कर लेता और वापस आकर अपने घर पर बैठ जाया करता था। और इसी कारण से जब उसके स्कूल की छुट्टी हो जाया करती थी तो सारे ही बच्चे बाहर खेलने के लिए जाया करते थे, लेकिन कभी भी वो बाहर खेलने नहीं जाता, जबकि अपना कंप्यूटर ऑन करके उसी पर वो गेम खेलने लगता। टाइम यूं ही बीतता रहता है, उसके काफी सारे दोस्त बनते हैं, उनकी उसके साथ लड़ाई भी हो जाती है और जैसे तैसे कर वो अपनी 12th कंप्लीट कर लेता है। और इसी बीच उसके पिता का भोपाल से रायपुर ट्रांसफर हो जाता है। माँ भी इस टाइम रिटायर हो चुकी थी तो उनका पूरा ही परिवार रायपुर के पास सुंदरनगर में आकर रहने लगता है। अब उद्यन भी बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और इसी टाइम वो अपने घर वालों को बताता है कि उसकी भोपाल में जॉब लग गई है और वो 2010 में अपने भोपाल वाले पुराने घर में आकर रहने लगता है। इस टाइम वो फेसबुक भी यूज करने लगा था और इसी टाइम उसकी मुलाकात आकांक्षा शर्मा नाम की एक लड़की से होती है जो कि वेस्ट बंगाल की थी और वो हमेशा ही उससे बातें किया करता था। 2010, 11, 12 और बिल्कुल इसी तरीके से 2016 अब आ चुका था और अभी भी वो आकांक्षा से बातें किया करता था और इसी बातचीत के दौरान आकांक्षा भी उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है। वो उससे प्यार करने लगती है और उसके बाद इन लोगों के दिमाग में ये बात आने लगती है कि क्यों न वो आपस में मिलें, लेकिन इनके बीच की दूरी काफी ज्यादा थी और एक दूसरे को ये बहुत ज्यादा पसंद भी करने लगे थे। तो आकांक्षा ने उद्यन से कहा कि हमारे जो मिलने का जुगाड़ है वो तुम्हें ही करना होगा। उद्यन भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसने पूरा का पूरा प्लान आकांक्षा को समझा दिया और उसके बाद आकांक्षा उद्यन की बात अपने घर वालों से करवाती है। वो ये बात कहती है कि ये उसका दोस्त है जो कि एक एनआरआई है और ये अमेरिका में जॉब लगा हुआ है, ये मेरी भी जॉब लगवा सकता है, मैंने इसे जॉब लगवाने के लिए बोल रखा है। और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद आकांक्षा के पास कॉल आता है उद्यन का और वो ये बात कहता है कि उसकी जॉब की बात उसने कर ली है एक जगह पर, अब उसे अमेरिका आना होगा और अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन करवाने के नाम पर आकांक्षा दिल्ली आ जाती है। उसके घर वालों ने जो कुछ भी उसे देना था खर्चा पानी देकर वो उसे भेज देते हैं और यहाँ पर पहले से ही उद्यन आकांक्षा का वेट कर रहा था। वो आकांक्षा को पिक करने के लिए रेलवे स्टेशन जा पहुंचता है और वहां से वो उसे अपने साथ लेकर अपने भोपाल वाले घर में आ जाता है। यहाँ पर वो लोग बड़े ही आराम से रहते हैं। अगले लगभग 1-2 हफ्तों तक किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आई। दूसरी तरफ अगर आकांक्षा को देखा जाए तो वो 10-15 दिनों तक तो अपने घर वालों से बातें करती है और उसके बाद टाइम आया 23 जून 2016 का, जब आकांक्षा ने अपना फोन बंद कर लिया और वो अपने घर वालों से फेसबुक और व्हाट्सएप पर बातें करने लगती है, क्योंकि उसका ये कहना था कि अब वो अमेरिका आ चुकी है तो यहाँ पर इसका इंडिया वाला नंबर तो चल नहीं सकता, जिसके चलते अब वो अपने घर वालों से फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही बात करने वाली है। यहाँ पर इसे जॉब मिल चुकी है, किसी भी तरीके की इसे कोई दिक्कत नहीं है और बड़े ही आराम से ये यहाँ पर रह रही है। लेकिन इन दोनों को भोपाल में रहते हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन ही हुए होंगे कि इनके बीच भी लड़ाई होने लगती है। अब उद्यन छोटी छोटी बातों को लेकर आकांक्षा को धमकाने लगता है, क्योंकि उद्यन जब भी अपने घर से बाहर जाता और काम धंधा कर लेने के बाद जब वो वापिस आता तो उसे पता चलता कि इस टाइम आकांक्षा किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और जरूर मेरे अलावा भी कोई ना कोई इसकी जिंदगी में है। 2-3 दिनों तक तो उसके दिमाग में ये सारी बातें चलती हैं, लेकिन
उसके बाद वो डायरेक्टली उसे ये बात बोल देता है। आकांक्षा इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर देती है कि जो कुछ वो सोच रहा है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अब तो उद्यन छोटी छोटी बातों को लेकर आकांक्षा के साथ लड़ाई करने लग जाता है। आकांक्षा भी यही बात कहती है कि वो इससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसके बिना वो नहीं रह सकती और जल्द से जल्द वो इसके साथ शादी कर लेना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ उद्यन उसके साथ शादी भी नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि कुछ टाइम तक हम लोग एक साथ रहेंगे और शादी वगैरह के बारे में हम लोग उसके बाद सोचेंगे। लेकिन बार बार जब वो आकांक्षा को किसी और के साथ बातें करते हुए देखता तो वो उसके ऊपर शक करने लगता। कभी कभार वो जाकर उससे उसका फोन छीन लेता और उसे पता चलता कि आकांक्षा की कोई और दोस्त उससे बातें कर रही है, तो वो उसे दोबारा से मोबाइल वापस लौटाकर वहां से चला जाया करता था। लेकिन इस तरीके की हरकतों से आकांक्षा भी परेशान हो जाती है और उसके बाद 12 तारीख को ये बात वो कहती है कि वो अगर इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है तो हम दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए। वो वापस अपने घर जा रही है और वो अपने जाने की टिकट बुक कर रही है। लेकिन उस टाइम उद्यन उसके सामने हाथ पैर जोड़कर जैसे तैसे कर उसे मना लेता है, उसे मना कर देता है कि वो वापस ना जाए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इन बातों को बीते हुए 2 से 3 दिन ही हुए होंगे कि दोबारा से 15 तारीख को वो उसके साथ लड़ाई कर लेता है और उसके बाद आकांक्षा ने भी अपने घर वालों के पास कॉल करके ये बात कह दी कि वो वापस अमेरिका से अपने घर आ रही है। 17 या 18 तारीख तक वो ट्रेन पकड़कर पश्चिम बंगाल पहुंच जाएगी और 15 तारीख को ही उसने अपनी ट्रेन भी बुक कर ली थी। दूसरी तरफ आकांक्षा के घर वाले इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे कि उनकी बेटी को अमेरिका में जॉब मिल चुकी है, पूरे तरीके से वो सेटल हो चुकी है और अब वो वापस अपने घर पर मिलने के लिए आ रही है। और जैसा कि उसने बताया था तो उसके परिवार के लोग 18 तारीख को उसके पास कॉल करने लगते हैं कि कहां तक वो पहुंच चुकी है, किस टाइम वो लोग उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके फेसबुक अकाउंट को देखा जाए तो वो तो लगभग पिछले 2-3 दिनों से ऑनलाइन आई ही नहीं थी। तो वो लोग यही बात सोचते हैं कि हो सकता है अब वो छुट्टी पर यहाँ पर आ रही है तो अपना सारा का सारा काम निपटाने की सोच रही होगी और यही कारण है कि वो पिछले काफी दिनों से फेसबुक या फिर व्हाट्सएप नहीं चला पाई होगी। तो वो लोग उसके पास फेसबुक पर ही कॉल करने लगते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल करने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। इसी तरीके से टाइम बीतता रहता है, एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, लेकिन आकांक्षा का कुछ भी पता नहीं चल पाया। और दूसरी तरफ अब उनके घर वालों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है उसे छुट्टी ना मिली हो, अभी अभी तो उसने नई नई ज्वाइनिंग ली है, हो सकता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो हमें ये सारी ही चीजें बताने के लिए और यही कारण है कि उसे छुट्टी नहीं मिली होगी और अभी भी वो अपने काम पर ही मौजूद होगी। तो वो लोग उसके दोस्त उद्यन के पास कॉल करते हैं कि बेटा कुछ इस तरीके से आकांक्षा आने के लिए बोल रही थी लेकिन अभी तक वो नहीं आई है। तो उद्यन ने कहा कि हाँ वो आने के लिए बोल जरूर रही थी लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल पाई क्योंकि यहाँ पर काम ही काफी ज्यादा है और बहुत जल्द वो आप लोगों से बातें कर लेगी। और उसके 1-2 दिनों बाद ही वो दोबारा से फेसबुक पर ऑनलाइन आ जाती है, व्हाट्सएप भी अब वो चलाने लगी थी। तो जैसे ही उसके घर वालों ने उससे बात की तो उसने कहा कि हाँ मुझे यहाँ पर काम हो गया था और यही कारण है कि वो अभी तक नहीं आ पाई। और उसके बाद एक समय ऐसा आया जब दिसंबर में उद्यन ही यहाँ पर आकांक्षा के घर पर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर आता है, काफी सारी मिठाइयाँ लेकर आया था, बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया था और उद्यन ने आकांक्षा के माता पिता को, उसके परिवार वालों को ये बात बताई कि आपकी बेटी वहां पर काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, बिल्कुल अच्छे से सारी ही चीजें चल रही हैं और उसने ये सारे ही गिफ्ट आप लोगों के लिए भेजे हैं। तो आकांक्षा के माता पिता अब उद्यन से ही पूछने लगते हैं कि बेटा अब तो वो बहुत ज्यादा बिजी चलने लगी है, पहले तो हमारे पास वो वीडियो कॉल भी कर लिया करती थी लेकिन आजकल तो वो टेक्स्ट मैसेज के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रही है। तो उद्यन ने बताया कि अब उसके ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है तो यही कारण है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बच पाता। और इस बात से आकांक्षा के घर वाले भी संतुष्ट हो जाते हैं। उद्यन उनके घर पर लगभग 2 दिनों तक रहता है और उसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। लेकिन उसके बाद टाइम आता है जनवरी 2017 का, जब उन्हें अपनी बेटी से बातें करते हुए काफी दिन हो चुके थे लेकिन लगातार जब भी वो ये बात कहा करते थे कि वो उनसे वीडियो कॉल कर ले तो वो मना कर दिया करती थी। जब भी वो ज्यादा दबाव उसके ऊपर बनाते तो वो ऑफलाइन चली जाया करती थी। वो लगातार उद्यन से भी बातें करने की कोशिश करते लेकिन दूसरी तरफ उद्यन भी उनकी बातों का अच्छे
से रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। वो गोलमोल बातें किया करता था, जिसके चलते 4 जनवरी 2017 को आकांक्षा के घर वाले पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को सारी की सारी बातें बताई और इसके साथ साथ ये भी बताया कि उन्हें जब उद्यन के ऊपर शक होने लगा कि आखिरकार वो आकांक्षा से इनकी बातें क्यों नहीं होने दे रहा है, तो उन्होंने उसके फोन को ट्रेस किया और उसके ट्रेस करने से ये बात पता चलती है कि इसके मोबाइल की लोकेशन इस टाइम अमेरिका में नहीं, जो कि भोपाल में दिखाई जा रही है। तो अब वो लोग बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं और ये लोग यहाँ पर थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए हैं कि जरूर उनकी बेटी को किसी न किसी तरीके से बहला फुसला कर उद्यन ही उसकी उनसे बातें नहीं होने दे रहा है। तो पुलिस ऑफिसर पूरे ही केस को अच्छे से समझ लेने के बाद उद्यन का नंबर लेते हैं, उससे सारी की सारी उसकी लोकेशन निकाल लेते हैं, उसके घर का पता निकाल लेते हैं और सीधा ही उसके घर पर भोपाल में जा पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद भी उद्यन किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को कन्वेंस कर लेता है कि जनाब वो तो बाहर ही है, वहां पर बड़े ही अच्छे से अपनी जॉब कर रही है, 1-2 दिनों के अंदर अंदर मैं आप लोगों की उनसे बात जरूर करवा दूंगा। लेकिन लगातार वो पुलिस वालों को भी इसी तरीके से बहका रहा था। तो पुलिस ऑफिसर्स एक टाइम ऐसा भी आया जब उसके पास जाते हैं, उसे पकड़ लाते हैं और उससे जब सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं तो उसने एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी पुलिस वालों के सामने रखी। उसने बताया कि जनाब आकांक्षा इस टाइम अपनी जान गंवा चुकी है। दरअसल इस तरीके से हम दोनों की मुलाकात हुई थी, एक दूसरे से हम लोग बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, वो मेरे पास यहाँ पर आकर रहने लगती है, लेकिन बाद में वो मुझसे नाराज हो गई थी और इस तरीके से वो जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैं उसे अपने से अलग नहीं करना चाहता था। 15 तारीख को ये लोग लड़ाई करके अपने अपने यहाँ पर कमरों में जाकर सोने लग जाते हैं, लेकिन रात को उसी टाइम उसने पूरे का पूरा प्लान बना लिया था कि ये इसे वापस तो नहीं जाने देने वाला, जरूर ये इसे धोखा दे रही है, किसी और के साथ इसका चक्कर चल रहा है और इसी वजह से हम दोनों को अलग होना पड़ रहा है। जिसके चलते वो पूरी ही रात इस बात की प्लानिंग बनाता रहता है कि किस तरीके से वो इसकी जान लेने वाला है। और जैसे ही 16 तारीख की सुबह होती है तो वो उसके कमरे में जाता है। आकांक्षा इस टाइम वहां पर आराम से सो रही थी, तो उसने साइड में रखे तकिए को उठाया और उसका दम घोटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद वो अपनी जान गंवा देती है, लेकिन वो कंफर्म कर लेना चाहता था, जिसके चलते बाद में वो उसका अपने हाथों से गला दबाने लगता है। अब कंफर्म हो चुका था कि इसने अपनी जान गंवा दी है, जिसके बाद वो बाजार जाता है, वहां से काफी सारे सीमेंट के कट्टे लेकर आता है, काफी सारा और भी सामान लेकर आता है और अपने घर पर ही एक चबूतरा बनाने लगता है। उसने अंदर से एक लोहे की टैची निकाली, उसके अंदर आकांक्षा की बॉडी को रखा और जो वो चबूतरा बना रहा था उसके अंदर उस टैची को रख दिया। उसके अंदर काफी सारा सीमेंट का घोल डाल दिया और उसके बाद पूरे तरीके से एक चबूतरा तैयार था, जिसके के ऊपर उसने बाद में जरूर मिस्त्रियों को बुलाकर पत्थर लगवाए होंगे। अब यहाँ पर ये काफी ज्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा था, लेकिन किसी को भी इस बारे में अंदाजा ही नहीं था कि इस चबूतरे के अंदर एक डेड बॉडी मौजूद है। उद्यन का कहना था कि काफी बार वो उस चबूतरे पर बैठकर उसे याद किया करता था, उसकी याद में बैठकर वहां पर शराब पिया करता था और कभी कभार तो वो उसी के ऊपर सो जाया करता था। जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को इन सारी ही घटनाओं के बारे में पता चलता है तो वो लोग उसके माता पिता के बारे में पूछने लगते हैं कि तुमने ऐसा कांड रच दिया है, कम से कम तुम्हारे घर वालों को इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जैसे ही उसके माता पिता के बारे में पूछना शुरू किया तो उसने कहा कि उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, उसकी माँ इस टाइम काफी ज्यादा बीमार है और वो इस टाइम हॉस्पिटल में है। लेकिन पुलिस वालों ने जब उस हॉस्पिटल के बारे में पूछा तो उसने अपना पूरा का पूरा बयान ही बदल दिया। उसने कहा कि जनाब वो तो अमेरिका इस टाइम रहते हैं, आप लोग कहां पर उनसे बातें करेंगे, मुझे बस ले चलिए। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ज्यादा से ज्यादा जब इनके रिश्तेदारों से बातें करते हैं, इनके पड़ोसियों से बातें करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि बाद में ये लोग रायपुर चले गए थे और जरूर उसी घर में ये लोग रहते होंगे। पुलिस वाले इनके रायपुर वाले घर में भी जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर इनके आस पड़ोस वालों से जब पूछताछ की जाती है तो ये बात पता चलती है कि वीरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी इंद्रानी तो काफी साल पहले ही अमेरिका जा चुके हैं, इनके बेटे ने हमें बताया था। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी कि वो अचानक से गायब हो गए थे बिना कुछ बताए। एक दिन सुबह हमें यही बात पता चलती है कि ये लोग तो अमेरिका जा चुके हैं, जिसमें कि उन्होंने खुद बताया था कि उनका तो कहीं पर जाने का कोई भी प्लान नहीं है। उसकी माँ ने ये बात कही थी कि आगे वो लोग यहीं पर रहने वाले हैं, लेकिन पता नहीं अचानक से
ऐसा क्या आया कि वो लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए। तो अब पुलिस को उद्यन के ऊपर ही शक होने लगता है कि इसने आकांक्षा को भी अमेरिका शिफ्ट किया था, लेकिन असल में वो तो अपनी जान गंवा चुकी है। तो वो उसके ऊपर और ज्यादा जोर जबरदस्ती करके पूछताछ जब करते हैं तो एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी सामने आती है। उद्यन ने बताया कि इसके माता पिता काफी ज्यादा पैसा कमाया करते थे। इसके पिता वीरेंद्र की काफी अच्छी जॉब थी जिससे कि उन्हें काफी अच्छी इनकम आ रही थी। दूसरी तरफ भले ही इनकी मां इंद्रानी इस टाइम रिटायर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे हर महीने 30,000 रुपए मिला करते थे। इतने पैसे का पता नहीं वो लोग क्या करने वाले थे। जब भी मैं उनसे पैसा मांगा करता था तो वो लोग तरह तरह के मुझसे सवाल किया करते थे, और उसका मेन कारण ये था कि ये उनके पैसे का गलत यूज किया करता था। जब इसे ज्यादा पैसा मिल जाता तो ये बाहर जाता, ड्रिंक करने लगता, अपने दोस्तों के साथ बार में वो चला जाया करता था, वो भी वो वाले दोस्त जिन्हें कि ये काफी ज्यादा नफरत किया करता था। हो सकता है हफ्ते 10 दिन बाद वो उनके साथ लड़ाई कर ले। उन दोस्तों के साथ ये घूमा फिरा करता था, जिसके चलते कि इसके घर वालों ने इसे समझाने की कोशिश की, और एक टाइम ऐसा भी आया जब इसकी मां इंद्रानी घर पर अकेली थी तो उसने इसे समझाना शुरू किया कि अगर तुम सुधरते नहीं हो तो हम लोग तुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं देंगे। और उस टाइम उद्यन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, तो वो अपनी मां के पास जाता है और उसे भी मार डालता है। उसका गला घोटकर उसे मारने की वो कोशिश करता है। उस टाइम बारिश का मौसम था जिसके चलते सारे ही लोग अपने अपने घरों के अंदर गए हुए थे और उसके पिता अपनी जॉब पर गए हुए थे। तो जैसे ही वो अपनी मां को निपटाता है तो वो उसे अंदर वाले रूम में ले जाकर एक कोने में ठिकाने लगा देता है। जैसे ही उसके पिता शाम को वापस आते हैं तो वो अपने पिता के लिए चाय बनाने के लिए जाता है। जब उसके पिता ने पूछा कि उसकी मां कहां पर है तो उद्यन ने कहा कि वो बाजार गई हुई हैं और कुछ ही देर बाद वो वापस आ जाएंगी। लेकिन उसने जो चाय बनाई थी अपने पिता के लिए वो कोई नॉर्मल चाय नहीं थी, जबकि उसके अंदर बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। उसके पिता भी चाय पीते ही बेहोश हो जाते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से वो उनकी भी जान ले लेता है। अब शाम का टाइम हो चुका था और इनके घर के साइड में ही कंस्ट्रक्शन वर्कर लगे हुए थे, तो वो धीरे से एक वर्कर के पास जाता है और ये बात कहता है कि भाई हमारे घर में टंकी लगनी है पानी की और हमें जल्द से जल्द यहाँ पर एक गड्ढा खुदवाना है। तो उस वर्कर ने कहा कि सर आज तो नहीं हो सकता, अब शाम हो चुकी है, कुछ ही देर बाद रात हो जाएगी और हमें अपने घर पर भी जाना है। लेकिन उद्यन ने कहा कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इतना ज्यादा उसके पास टाइम नहीं है, अगर वो चाहे तो वो उसे इस काम के 2 गुने पैसे देने के लिए तैयार है। वर्कर इस बात के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही देर बाद वो खड्डा खोद देता है और जब उसे ये लगने लगा कि इतना खड्डा काफी रहेगा तो वो उसे पैसे देकर वहां से भेज देता है और उसके बाद उन दोनों ही डेड बॉडी को वो अंदर से बाहर निकाल कर लाता है और उसके बाद उस खड्डे में डालकर उस पूरी ही मिट्टी को वहां पर भर देता है। उस टाइम बारिश का मौसम हो चुका था और कोई भी देखने में ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यहाँ पर जो ये मिट्टी उखड़ी हुई है ये बारिश के कारण है या फिर यहाँ पर कुछ खुदाई वगैरह की गई है। इनके पड़ोसियों को भी इस बात पर शक नहीं होता है और बाद में जाली कागज बनाकर वो अपने उस घर को 36 लाख रुपए में बेच देता है। अब इसके पास पैसा आ चुका था, ये वापस भोपाल आ चुका था और ये सारा ही कांड ये 2010 में ही रच चुका था। ये नॉर्मली भोपाल नहीं गया था, जबकि अपने माता पिता को निपटा लेने के बाद वो भोपाल गया था। वहां पर जाने के बाद इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसकी माँ की पेंशन आ रही थी, किराए के काफी सारे घरों से इसे पैसे मिल रहे थे और पूरे तरीके से ये अय्याशी में डूब चुका था। पुलिस ऑफिसर्स ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो ये बात पता चलती है कि 2010 से 2016 के बीच इसके करीबन 16 ऐसे सीरियस रिलेशनशिप थे जहां पर वो उन लड़कियों के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के चलते वो उनके साथ भी लड़ाई कर लेता है और इस टाइम उसकी मुलाकात आकांक्षा से तो हो ही चुकी थी। 2016 में वो भी इसकी बातों में आ जाती है और अपने घर वालों से इसी तरीके की झूठी मूठी बातें करके वो उसके पास आ जाती है और उसके बाद इतनी ज्यादा बेरहमी से अपनी प्रेमिका को मार डालता है और आकांक्षा के केस की मदद से ये बात पता चल पाती है कि इसने तो अपने माता पिता को भी नहीं बख्शा। जब ये सारा ही कांड उसका पुलिस वालों को पता चलता है तो उसे जज के सामने पेश किया जाता है और जज ने उसके ऐसे कारनामों को देखकर उसे मौत की सजा सुनाई। उसने अपने आप को बचाने के लिए मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए बाद में काफी सारी एप्लीकेशन भी डाली थी, लेकिन अभी तक इसे फांसी नहीं हुई है और इसका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। वैसे दोस्तों
तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप लोगों ने इस कहानी को पहले कभी सुना है या फिर इस केस के बारे में आप लोग कुछ और भी जानते हो तो उस बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट प्रीस्किला सुब्बा को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।